नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त उजाला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर बरेली से है, जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुसलमानों का पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने यूसीसी को लेकर कहा कि ये सीधे तौर पर शरीयत की मुदाखिल है, इसलिए मुसलमानों को ये मंजूर नहीं है। उत्तराखंड सरकार सामान्य नागरिक संहिता लागू करने के लिए कोशिश कर रही है। इसी दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल की चुनावी सभा में सामान्य नागरिक संहिता की वकालत करके देश भर में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। इस संदर्भ में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके मुसलमानों का पक्ष रखा। जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सऊबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने दीगर उलमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सामान्य नागरिक संहिता एक तरह से सीधे तौर पर शरीयत में मुदाखलत है, ये मुसलमानों को मंजूर नहीं। मौलाना ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी पर कमेटी बनाकर लागू करने का ऐलान कर दिया है। यूसीसी रिटायर्ड जज चेयरमैन के बयानों से जो अभी तक बातें निकल कर आई हैं, उसमें तलाक देने का अधिकार मर्दों के साथ महिलाओं को भी दिया जाएगा। हलाला और इद्दत पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। मर्द एक ही शादी कर सकता है और उसको सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने का अधिकार होगा। शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा आदि। अगर इन कानूनों पर किसी व्यक्ति ने अमल नहीं किया तो सरकारी जन कल्याण और आदि लाभकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। यूसीसी में दी गई उक्त बातें सीधे तौर पर कुरान व हदीस के खिलाफ हैं, इसलिए मुसलमान इस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु बनना चाहते हैं। हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान उनको विश्व गुरु बनाना चाहता है और उनकी क़यादत को तस्लीम करना चाहता है, मगर शरीयत को कुचल करके, शरीयत में मुदाखलत करके मुसलमान मंजूर नहीं कर सकता और उनकी क़यादत को तस्लीम नहीं कर सकता। यूसीसी यानी सामान्य नागरिक संहिता में सीधे तौर पर कुरान और हदीस में मुदाखलत की जा रही है और जो अहकाम है शरीयत के, उसको पामाल किया जा रहा है। अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो यूसीसी के चेयरमैन बनाया है महिला को, उनके द्वारा जो चीज़ें निकल के आई हैं अभी फ़िलहाल, वो पहली बात यह है कि औरतों को भी तलाक देने का अधिकार दिया गया है। दूसरी बात, हलाला और इद्दत पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। चौथी बात, रजिस्ट्रेशन की बात है कि हर व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पांचवी बात यह है कि एक मर्द एक शादी करेगा और उसके सिर्फ 2 बच्चे पैदा होंगे। अगर उससे ज़्यादा हुए या दूसरी शादी उसने की तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये तमाम चीज़ें शरीयत के खिलाफ हैं, तो शरीयत में मुदाखलत करके हम उनकी क़यादत को मंजूर नहीं कर सकते और जितना भी मुमकिन होगा कानून के दायरे में पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान सामान्य नागरिक संहिता का मजबूती के साथ विरोध करेगा और हम पूरे देश में कानून के दायरे में रह करके धरना प्रदर्शन करेंगे, एहतजाज करेंगे और मोदी गवर्नमेंट को मजबूर कर देंगे कि गवर्नमेंट इस बिल को वापस ले। उत्तराखंड गवर्नमेंट को मजबूर किया जाएगा कि वो बिल वापस ले और पार्लियामेंट में ऐसा कानून न बनने पाए। हमारी तमाम जद्दोजहद होगी। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 21वीं रिपोर्ट में यह कहता है कि सामान्य नागरिक संहिता की जरूरत नहीं है। 22वीं रिपोर्ट में लॉ कमीशन कहता है कि सामान्य नागरिक संहिता देश के लिए बहुत जरूरी है। ये क्या दोगलापन है, ये क्या दोहरा मेयार है? इस तरीके से देश चलेगा? इस तरीके से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कानून बनाएगा? लॉ कमीशन ने एक सर्कुलर जारी किया है और उस सर्कुलर में कोई खाका पेश नहीं किया, कोई मुसवदा पेश नहीं किया, कोई मजमून पेश नहीं किया। अब ऐसी कंडीशन में लॉ कमीशन ये चाहता है पूरी दुनिया के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग, सभी मजहब के मानने वाले, तमाम संगठन, तमाम मजहब के मानने वाले वो राय दें। किस बात पे राय देंगे? जब आपने कोई मुसवदा ही पेश नहीं किया है, कोई खाका ही पेश नहीं किया है, तो किस बात पे राय दी जाएगी? ये सरासर धूल में लट मारने वाली बात है। पूरी अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मगर सुन लीजिए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से हुकूमत हिंद
कि जो जिम्मेदार लोग हैं, वजीर आजम हैं, मैं उन तक वजीर आजम तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। ये मेरी बात नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात है कि सामान्य नागरिक संहिता मंजूर नहीं है, मंजूर नहीं है। ये शरीयत में सीधे सीधे मुदाखलत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर रामपुर से है, जहां पर डीएम ने विधायक आकाश सक्सेना के साथ पीएम स्वनिधि गलियारों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एक दुकान पर जाकर दुकानदारों से बातचीत की। रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांडन के साथ शहर विधायक आकाश सक्सेना ने ज्वालानगर में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री स्वनिधि गलियारों का निरीक्षण किया। उन्होंने दुकानों पर जाकर दुकानदारों के सुझाव लिए, साथ ही उन्हें आश्वस्त किया कि जल्द ही पीएम स्वनिधि गलियारों का भव्य शुभारंभ कराया जाएगा। वहीं शहर के विधायक ने कहा कि रामपुर का प्रधानमंत्री स्वनिधि गलियारा उत्तर प्रदेश में रामपुर की अलग पहचान स्थापित कराएगा। यहाँ फल सब्जी विक्रेताओं के साथ ही अन्य फल विक्रेताओं को टीन शेड बनाकर दिए जा रहे हैं ताकि सड़क को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कराया जा सके। इसी गलियारों का निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ पहुँच गए। शहर विधायक आकाश सक्सेना भी जायजा लेने के लिए आ गए। डीएम ने एक दुकान पर जाकर दुकानदारों से बातचीत की। सब आज ज्वालानगर में जो मार्केट बन रही है उसका आपने निरीक्षण किया है, किस तरह की मार्केट है ये, कितनी लागत से बन रही है, कितनी इसमें दुकानें हैं? देखिए, लगातार हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जो हमारा अर्बन एरिया है उसमें जितने हमारे नागरिकगण हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिले और जाम आदि से मुक्ति मिलने के भी माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन है। और इसके साथ साथ जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हैं उनके रोज़गार का स्थानीय स्तर पर हम लोग उचित प्रबंधन कर पाएँ और जाम आदि की समस्या भी ना लगे, तो उसको लेकर हमने एक प्रोजेक्ट यहाँ शुरू किया है पीएम स्वनिधि गलियारा। पहला हमारा जो गलियारा है वो किला परिसर में बना, आप सब लोगों ने उसको देखा है और बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे जो हमारे फूड स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो लोग वहाँ पे अपना व्यापार कर रहे हैं और 3 से 4 गुना उनकी आय हो गई है। तो उसी में फिर दूसरा विचार ये आया कि ज्वालानगर से शिकायत आती थी कि क्योंकि मुख्य मार्ग है और यहाँ पे हमेशा जाम रहता है और करीब 84 के आसपास हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो यहाँ पे काम करते थे। तो इसलिए इस एरिया को ब्यूटिफिकेशन के लिए हमारे जो आदरणीय यहाँ के विधायक जी आकाश जी, तो उनके साथ में इस पर चर्चा हुई थी और उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि तब इस एरिया में भी अगर पीएम स्वनिधि गलियारा हमारा बन जाए तो बड़ा एक अच्छा वो होगा। तो उनकी अगुवाई में ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और बहुत तेज़ी से ये पीएम स्वनिधि गलियारा यहाँ बन रहा है। 84 स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनको इसमें लाभ मिलेगा। जो मेरे आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटरलॉकिंग पूरा लगेगा। जिनके ऊपर जो शेड नहीं था, शेड का पूरा प्रोग्राम किया गया है। एक लाइन में सब लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है ताकि सिमेट्री उसमें बनी रहे, क्योंकि हमारे शहर केवल दिखने के लिए शहर ना रहे, वहाँ की सुविधाएं अच्छी हो, ब्यूटीफाई हो, उनका ब्यूटिफिकेशन हो पाए, नागरिकों को अच्छा उसमें फील हो पाए, उसके लिए हमारा प्रयास है। तो उसी को हम इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं और अगले 15 दिन में इस प्रोजेक्ट को हम लोग कंप्लीट कराना चाहते हैं। जो आप देख रहे हैं डेकोरेटिव स्ट्रीट पोल्स भी हम लोग यहाँ पे डिवाइडर भी बनाए, तो एक बड़ा अच्छा ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। तो आज मैं आदरणीय विधायक जी के साथ में यहाँ पर आया हूँ इस पूरे चीज़ों को देखने के लिए। अच्छा, आपने डिजिटल पेमेंट भी किया कुछ लोगों को? हाँ, नहीं वो देखिए वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है सभी लोगों को कि पीएम स्वनिधि योजना के अंदर जिन्होंने लोन लिया है और वो डिजिटल पेमेंट को सीखें और डिजिटल पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में बढ़े। अभी आपने देखा होगा कि आई थिंक इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बन गया है डिजिटल पेमेंट के मामले में। धीरे धीरे हम उसमें नंबर 1 होने जा रहे हैं। तो डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दिया जा रहा है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसलिए जितने हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं तो उसको भी हमने चेक भी किया कि उनके यहाँ पे जो डिजिटल पेमेंट की सुविधा है वो वास्तव में काम कर रही है। अच्छा, आपने कुछ लोगों से बात भी की वेंडरों से, तो क्या उन्होंने कुछ समस्याएं बताई हैं? नहीं, समस्या नहीं बताई, छोटा मोटा 1-2 रास्ते के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन सब लोग बहुत खुश हैं। एक परमानेंट स्पेस मिल जाएगा जहाँ पे कभी कोई नगर पालिका पुलिस कोई परेशान नहीं करेगा और एक प्रॉपर सिमेट्री के साथ में अपना व्यापार कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनका व्यापार में उनकी आय भी 2 से 3 गुना बढ़ेगी, तो उन सबको लोगों के लिए अच्छी बात है। अच्छा, आज डीएम साहब गुरु पूर्णिमा भी है, इस गुरु पूर्णिमा पे क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज? मैं यही संदेश देना चाहूँगा। सबसे पहले तो जनपद वासियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत हार्दिक बधाई और सभी आपके जो चाहे विद्यालय में गुरुजन रहे हों, चाहे आपके आध्यात्मिक गुरुजन हों, तो सभी व्यक्ति, हर व्यक्ति मुझे लगता है कोई ना कोई उसके जीवन में गुरु होता है, चाहे उसको आपके प्रशासनिक जीवन में कोई गुरु होता है। तो उन सबके प्रति श्रद्धांजलि देने का दिन है और निश्चित रूप से आप उन गुरुओं को याद करें और उनके त्याग, तपस्या और आशीर्वाद से ही हम लोग फलीभूत होते हैं, तो उसको याद करने का दिन है। थैंक यू। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर पुलिस ने हथियारों के बल पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस मामले में अभी 3 अभियुक्त फरार हैं जिनकी तलाश जारी है।
वहीं पुलिस पकड़े गए अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। गाजियाबाद में बीती 30 तारीख को दिन दहाड़े लोनी के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के अंतर दूध व्यापारी नीरज के साथ 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। दूध व्यापारी नीरज 4 लाख बैग में लेकर बैंक में जमा कराने के लिए जा रहे थे, तभी बदमाशों द्वारा उनसे रुपए से भरा बैग छीन लिया गया। इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए लोनी बॉर्डर और लोनी थाना पुलिस ने मुठभेड़ में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 4 के पैर में गोली लगी। पकड़े गए अभियुक्तों के नाम विकी, योगेश, अमित, शिवम और प्रवेश है। हालांकि 3 अभियुक्त अभी भी फरार है। दरअसल इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए 8 लोगों की पूरी एक टीम थी, जिनमें से 5 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी देहात शुभम पटेल का कहना है कि जल्दी बचे हुए 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 1,86,000 की लूट की रकम, 2 चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध असला बरामद किया है। डीसीपी देहात ने यह भी बताया कि इससे पहले भी इन लोगों द्वारा लोनी के अंदर महिला से सोने के कुंडल की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस गैंग के सभी सदस्य 25 साल से कम उम्र के हैं। पुलिस द्वारा इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी 30 जून को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में एक दूध व्यापारी के साथ लूट की घटना हुई थी, जिसमें उस व्यापारी के बैग को लूटा गया था, जिसमें लगभग 4 लाख रुपए कैश जो वो बैंक में जमा करने जा रहा था। उक्त प्रकरण में तत्काल मौके का घटनास्थल निरीक्षण करते हुए 4 टीमों का गठन किया गया और जो भी संदिग्ध थे और हमारे जो सोर्सेज थे उनके माध्यम से सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए टीम शीघ्र ही कुछ सस्पेक्ट का पता चला और उनमें से 2 सस्पेक्ट को कल देर रात पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने अरेस्ट किया है। साथ ही उनमें से एक जो व्यक्ति है उसको पुलिस ने उसके बाद चेकिंग में अरेस्ट किया है, जिसके पास से 1 लाख रुपए इस लूट में जो लूटे गए थे वो भी बरामद हुए हैं। 2 अन्य अभियुक्तों को बाद में पुलिस की चेकिंग में पुलिस मुठभेड़ में अरेस्ट किया गया है। तो इस प्रकार से घटना में शामिल 5 अभियुक्तों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और उनके पास से इस घटना में लूटे गए जो कुल अमाउंट था उसमें से 1,86,000 रुपये रिकवर हुआ है। साथ ही जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी एवं जो तमंचे इन्होंने प्रयोग किए थे वो भी रिकवर हुए हैं। इनमें से ये 3 व्यक्ति जो हैं वो थाना गोकुलपुरी दिल्ली के रहने वाले हैं एवं 2 व्यक्ति बागपत के रहने वाले हैं। इन सभी ने अपराध की इस दुनिया में अपना गिरोह बनाकर ये संगठित अपराध कर रहे थे। तो इन सभी पर आगे भी हम कठोरतम कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट में इनको निरोध करेंगे और इनकी जो भी संपत्ति है उसको भी कुर्क किया जाएगा। सर, दूसरी मुठभेड़ की घटना कहाँ हुई थी और कौन कौन उस मुठभेड़ में पकड़ा गया? देखिए, जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले 2 इनमें से व्यक्ति थे जो चेकिंग में अरेस्ट हुए। उसके पश्चात प्रवेश नाम का व्यक्ति था जिसके पास से 1 लाख रुपए बरामद हुए और इसके अलावा जो 2 अन्य अभियुक्त थे उनको मूवी मैजिक सिनेमा रोड के पास उनसे मुठभेड़ हुई है, जिसमें वो व्यक्ति भी पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए हैं। उन्होंने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया था और जवाबी फायर में उनको गोली भी लगी है पैर में। असल सभी गैंग के सदस्य यंगस्टर हैं, तो क्या लूट के पैसों का क्या कुछ उपयोग करते थे और गैंग का सर लीड कौन कर रहा था? देखिए, गैंग लीडर की जहाँ तक बात है तो ये सभी इसमें सहयोगी थे और इनमें प्रवेश नाम का व्यक्ति है जो फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि वो गैंग लीडर था, परंतु सभी पे हाल फिलहाल के ही आपराधिक मुकदमे हैं और साथ ही जो पैसे इनको मिले हैं इन्होंने मौज मस्ती में और इधर उधर खर्च किए हैं और जो अन्य पैसे हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर नोएडा से है, जहां पर फर्जी कॉल सेंटर खोलकर लोन देने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि इस मामले में 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी कॉल सेंटर खोलकर लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस व अलग अलग बैंकों में लोन दिलाने के नाम पर फ्रॉड करते थे। 3 शातिर ठगों के कब्जे से पुलिस ने 5,13,000 रुपए, लैपटॉप, 6 मोबाइल, 32 अलग अलग संस्थान के फर्जी लोन अप्रूवल लेटर व CPU, 2 स्कूटी, 1 बाइक बरामद की है। बैंक खातों को खरीद कर ठगी
करते थे। तीनों आरोपियों ने ठगी के पैसों से ही फ्लैट खरीदा। लॉकडाउन में नौकरी छूटने के बाद आरोपियों ने लोगों के साथ फ्रॉड करना शुरू कर दिया था। सेक्टर 63 थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र से तीनों ठगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग सोशल मीडिया पर मुद्रा लोन के माध्यम से तो प्रचार करके लोगों से ठगी का काम करते थे। ये मुख्यतया जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग थे उनको टारगेट करते थे। ये 3 अभियुक्त को थाना पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए अपने लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से पकड़ा है, जिसमें इन्होंने टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया है, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। और इसके बाद इनके पास से लगभग 5 लाख रुपए, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और फर्जी कागजात इत्यादि सामान बरामद किया गया है। ये लोग जो भोले भाले मासूम लोगों को लोन करने के नाम पे ठगी करते थे। पहले उनका डिटेल पूरा प्राप्त कर लेते थे, उसके बाद फाइल के नाम पे, जीएसटी के नाम पे उनसे ठगी करते थे तथा कुछ खातों को 2-3 महीना यूज करने के लिए लोग फर्जी तरीके से ख़रीदते थे, उसमें पैसे मंगाते थे, उसका एटीएम अपने पास रखते थे, उससे पैसे निकाल करके अपने लिए बिल्डिंग और अपनी जो ज़रूरतें हैं इनकी उसको ख़रीदते थे। और इनके पास अभी तक जो बरामदगी हमारे पास हुई है वो लगभग 5 लाख रुपए है। बाकी अन्य भी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। आगे इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और इनकी संपत्ति को 14 में सीज भी किया जाएगा। क्या सर ये क्या कारण रहा कि ये ठगी करने लगे? ये कोरोना काल में पहले फैक्ट्रियों में यहीं पे काम करते थे 63 में ही। उसके बाद इन लोगों ने जो है जब कोरोना काल में कुछ फैक्ट्रियाँ बंद हो गई तो ये लोग वहाँ छटनी इनकी हो गई। इसमें एक लड़का बीटेक किया हुआ है, एक बीकॉम है और एक इंटर पास है। ये काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं और ये लोग लोगों को ठगने का काम करते हैं क्योंकि इनकी जॉब चली। उसके बाद इसको लगा कि ये काम बड़ा आसान है और इनकी जो ज़रूरतें हैं जो इनकी उस तरह से उसको पूरा करने के लिए उन्होंने इस काम में संलिप्त हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से, जहां पर सैकड़ों किसानों ने कई गांव के लोगों के साथ मिलकर बिजली की समस्या को लेकर मसूरी बिजली घर पर धरना प्रदर्शन किया। गाजियाबाद के क्षेत्र मसूरी बिजली घर पर बिजली की समस्या को लेकर किसानों सहित कई गांव के लोगों ने बिजली अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाते हुए बिजली विभाग पर धरना दिया और कहा कि हम अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुके हैं, हमारी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं होती है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली देने का वादा किया हुआ है, परंतु यहाँ के बिजली अधिकारी हमारे क्षेत्र के लिए केवल 5 से 6 घंटे बिजली दे रहे हैं और अब हम यहाँ पर इकट्ठा होकर धरना दे रहे हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री सहित बड़े अधिकारियों को शिकायत पत्र देंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम धरना समाप्त नहीं करेंगे। मेरा नाम बाशिद प्रधान है। मैं गांव ढबारसी का वर्तमान में प्रधान हूं और पूर्व में 2022 में बहुजन समाज पार्टी से बसपा से प्रत्याशी रहा हूं। समस्या ये है, यहाँ मेरी समस्या नहीं है, कम से कम 20 गांवों की समस्या है जो 20 गांव के वर्तमान में प्रधान खड़े हैं, क्योंकि ये लगभग रात को 2 घंटे रात को देते हैं और 2 घंटे दिन में देते हैं। 4 या 5 घंटे लाइट देते हैं देहात के लिए। और जब ये देहात के लोग आते हैं रात को भी बेचारे परेशान होते हैं क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं, बालक स्कूल के लिए जाते हैं तो उनकी नींद पूरी नहीं होती, बीमार पड़े हुए हैं। और जब ये रात को हम आते हैं तो रात को ये नहीं मिलते हैं, कहते हैं कि सुबह को अधिकारी मिलेंगे, आपका सुबह को समस्या का समाधान होगा। जब हम दिन में आज आए हैं तो आज कोई भी अधिकारी यहाँ मौके पे नहीं है। हमारे यहाँ तो ये सब चले गए हैं, एक दूसरे पे अधिकारी पे टालते हैं। क्या आपने उच्च अधिकारियों को भी शिकायत की है? उच्च अधिकारियों को भी शिकायत की है हमने, एक्शन को भी दिया है। माननीय मुख्यमंत्री को भी हमने मतलब जो है लेटर लिखा है। ये एक्शन साहब को हमने जो है सुबह शिकायत देखाएं और पोर्टल पे माननीय मुख्यमंत्री की पोर्टल पे भी हमने डाला हुआ है। ये हमने सब तमाम शिकायत दी है। हम बहुत परेशान हैं यहाँ के लोग। कोई आश्वासन मिला है आपको या नहीं? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। हमने पूरा बिजली घर जो है गांव वालों ने पूरा बिजली घर बंद कर रखा। मसूरी 24 घंटे की लाइट बंद कर रखी है जो जिंदल बिजली घर है। अब कोई भी अभी कोई अधिकारी हमें मतलब जो है कुछ भी आश्वासन देने को तैयार नहीं है। आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जो 33,000 का जो लोड बताते हैं कुशलिये का, ये कुशलिये की 33,000 लाइन हट जाए और कम से कम 20 गांवों को ग्रामीणों को बिजली मिल जाए। हरिओम तोमर, जन कल्याण किसान वेलफेयर समिति गालंद। क्या समस्या है, आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं धरने पर? समस्या तो सबसे बड़ी बिजली की है। बिजली की समस्या को लेकर लगातार हम 1 महीने से बराबर इन लोग अधिकारियों से मिल रहे हैं।
शाम को आते हैं जी, सुबह आओ, सुबह का आते हैं तो शाम को आप, सुबह से पड़े हैं हम यहाँ। कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारा मेन मोटिव है कुशलिया यहाँ से हटे, तभी हम यहाँ से हटेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का तो ऊपर से आधे से 18 घंटे बिजली, लेकिन ये अधिकारी तो ऐसे बैठे हैं ना नीचे, इन्हें तो पैसे से मिली भगत से चल रहा सारा काम इनका, कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब तक ये कुशलिया यहाँ से नहीं हटेगी, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। मेरा नाम आशु तोमर है, मैं युवा जिलाध्यक्ष जनपद हापुड़ से हूँ, किसान मजदूर संगठन से। समस्या ये है, कुशलिया बिजली घर की लाइन लगभग 7 साल पहले एक छोटे से फॉल्ट के लिए जोड़ी गई थी, जो कि उस समस्या को थोप करके हमारे सिर पे पिछले 7 साल से हम भुगतते आ रहे हैं। लगभग 4 से 6 घंटे लाइट मुश्किल से प्राप्त हो पा रही है हमें, और हम इसी की मांग कर रहे हैं कि 33 की जो लाइन हमारी कुशलिया की डिवीज़न की जोड़ी हुई है, जो हमारा डिवीज़न है भी नहीं, उसको यहाँ से हटा दिया जाए। इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। समस्या इतनी हो रही है, बच्चे परेशान हैं, 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 बजे तक वो जगे रहते हैं। सुबह उन्हें स्कूल जाना होता है, स्कूल खुल चुके हैं, आप भी जानते हैं, ना तो वो स्कूल जाने की हालत में रह पाते हैं और बीमार और पड़ गए हैं वो, तो कैसे उस चीज़ को हम पूरा करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर जनता दल यूनाइटेड के महासचिव ने कहा कि भाजपा को मुक्त करने के लिए हमारे नेता को जितनी रैलियां करनी पड़ेगी, वह उनसे पीछे नहीं हटेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया में जनता दल यूनाइटेड के उत्तर प्रदेश के महासचिव अवलेश सिंह ने मीडिया के सवाल पर कहा कि भाजपा को मुक्त करने के लिए हमारे नेता को जितनी भी रैली करनी पड़ेगी, उससे हमारे नेता पीछे नहीं हटने वाले हैं। नीतीश जी की जहां जहां जनता की मांग होगी, वहां वहां कार्यकर्ता भाइयों की मांग होगी। मोदी से कोई मुकाबला नहीं है, मोदी से पहले हमारे नेता का सब जगह कार्यक्रम लगेगा। मोदी से कोई मुकाबला नहीं है, मोदी हमारे नेता से जूनियर मैन हैं। देखा जाए तो आज देश के प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन हमारे नेता बहुत ही सीनियर नेता हैं। मोदी से ज़्यादा 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार रैलियां करेंगे, जो 18 साल से बिहार जैसे स्टेट में, जो हिंदुस्तान के जाने माने वाले स्टेट हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश, वहां से नीतीश मुख्यमंत्री रहे हों। अभी तो हम जहाँ तक समझते हैं कि भाजपा को मुक्त करने के लिए हमारे नेता को जितनी भी रैली करनी पड़ेगी, उससे हमारे नेता पीछे नहीं हटने वाले। नीतीश जी जहाँ जहाँ जनता की मांग होगी, जहाँ जहाँ कार्यकर्ता भाइयों की मांग होगी, जहाँ जहाँ मोदी जाएंगे रैली करने, वहाँ मोदी से कोई मुकाबला ही नहीं है। मोदी से पहले हमारे नेता का सब जगह कार्यक्रम लगेगा, और कार्यक्रम, मोदी से कोई मुकाबला ही नहीं है। मोदी हमारे नेता से जूनियर मैन है। देखा जाए तो क्या मोदी आज देश के प्रधानमंत्री जरूर है, लेकिन हमारे नेता बहुत ही सीनियर है। तो क्या सर मोदी से अधिक जो रैलियां करेंगे नीतीश जी? बिल्कुल करेंगे। उनका अनुभव क्या मोदी जी से ज्यादा है? अब आप सभी बताएंगे, जो 18 साल से बिहार जैसे स्टेट में, जो हिंदुस्तान के माने गाने स्टेट हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश, वहाँ से माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे हैं, और आपने देखा है परिवर्तन, जंगल राज सफाया हो गया। नीतीश बाबू सुशासन बाबू बिहार में कहे जाते हैं, लेकिन विषय में हमसे तो ज़्यादा आप ही लोग जान रहे हैं, मीडिया भाई बंधु। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर एक महिला सब्जी खरीद रही थी। इस दौरान 2 युवकों ने महिला को सम्मोहित कर उससे नकदी व उसके जेवर लूटकर फरार हो गए। गाजियाबाद के पौष इलाके इंदिरापुरम में एक बार फिर महिला को सम्मोहित कर उसकी ज्वेलरी और नकदी लूट ली गई। महिला मंगल बाजार में सब्जी खरीद रही थी, तभी लुटेरों ने कुसुमाकर भीड़ से अलग ले गए और उसके शरीर के सारे आभूषण लूटकर फरार हो गए। महिला को सम्मोहित कर इस तरह से लूट की पहले भी जिले में कई घटनाएं हो चुकी हैं। गाजियाबाद पुलिस घटना की जांच कर रही है। घटना स्थल पर अपने साथ हुई लूट की जानकारी देती हुई यही इंदिरापुरम निवासी प्रभा मिश्रा यहां मंगल बाजार में सब्जी खरीदने आई थी। सब्जी खरीदने 2 लड़के भी मिले और वह इन्हें अपनी बातों में उलझाकर कुछ सुनाकर भीड़ से करीब 400 मीटर दूर हनुमान मंदिर के पास ले गए। वहां इन्हें सम्मोहित किया और फिर इनके सोने के कुंडल और चैन, 2 सोने की अंगूठी और 1500 रुपए कैश बदमाश लेकर फरार हो गए। बदहवास अवस्था में पड़ी मुश्किल से महिला अपने घर पहुंची और घर वालों को घटना की जानकारी दी। ये मेरा सारा सामान उतार लिया। हाँ, मेरे कान के कुंडल और सोने के कड़े और चैन 2-2.5 तोले की और 2 अंगूठी। क्या मामला था पूरा, किस तरीके से आप उनके झांसे में आए? पता नहीं क्या ऐसा एकदम दिमाग में उसने मुझे आंटी इधर करते इधर मुझे ले आया कि इसमें 6-7 लाख रुपए हैं और ये आप ले लो, किसी लड़की की शादी करा देना।
अच्छा, हाँ, तो आप यहाँ पर किस काम से आए थे? किस मैं सब्जी लेके घर वापस जा रही थी। जी, वो पता नहीं क्या मेरे को किया ऐसा, मैंने उसको 100 रुपये दे दिए। जी। बस ये बात हुई मेरी। आप यहाँ पर कहाँ पर सब्जी और लेने आए थे? बस वहीं कोने पे सब्जी लेने आए, फिर मुझसे कह रहा कि आप पार्क में बैठो, जी। मैं अभी आता हूँ इसको खाना खिला के। जी, कितने लोग थे वो? 2 लोग थे। क्या चीज़ से थे? हैं? क्या चीज़ से आए थे? पैदल थे। पैदल से? हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ? बस मैं वहाँ बैठ गई। जब मैंने वो खोल के देखा तो मेरे को बहुत घबराहट सी क्या हो। क्या आपके पास से क्या क्या ले गए? मेरे 2 कंगन, कान के कुंडल हैं जी, और चैन जी। और 2 अंगूठी। तो अभी पुलिस में कोई शिकायत की आपने? हाँ, अभी करी है। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।